हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। चलिए दोस्तों, एक बार आपके साथ पुनः जुड़ चुके हैं आपके बीच महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आपके पास पहला प्रश्न ये रहा, पूछा गया है फतेह सागर झील किस राज्य में है। आपको बताना है ये जो फतेह सागर झील है ये किस राज्य में है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। पहले प्रश्न का पहला आंसर देना है। तो चलो भैया, देरी ना करते हुए फटाफट देख लिया जाता है कि जो आपका फतेह सागर है ये कहां पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान में एक और है जिसका नाम है क्या, पुष्कर झील। एक और झील का नाम है जिसका नाम क्या है भैया, पुष्कर झील। उत्तराखंड में क्या है आप जानते हैं, नैनीताल झील है। क्या है, नैनीताल झील है। उत्तराखंड में क्या है आप जानते हैं, नैनीताल झील है। और मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में है भोज झील। कौन सी झील है, भोज झील। आप जरा बताओ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसे कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जरा बताओ। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। तो आपको पता है कौन सी झील है। आप कहेंगे सर यह झील है बुलर झील। कौन सी झील है, बुलर झील, जो कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आया आपको। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। यहां पर एक और झील है जिसका क्या नाम है, पुष्कर झील। आपको पता है मध्य प्रदेश में कौन सा है, भोज झील। और उत्तराखंड में कौन है, नैनीताल झील। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर आप फटाफट देंगे। जरा बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा, आप लोग आंसर करके बता देंगे। चलो तो देख लो, पेन्नार परियोजना पूछा गया है किस नदी पर है। तो आपको पता है जो पेन्नार परियोजना है ये किस नदी पर है, तो आप सभी को पता है ये कृष्णा नदी पर है। यहीं पर एक और है नागार्जुन, क्या है, नागार्जुन परियोजना। और यहीं पर एक और है अलमाटी बांध। इसी नदी पर क्या है, अलमाटी बांध भी स्थित है। क्या है, एक है नागार्जुन परियोजना और इसी नदी पर एक और स्थित है अलमाटी बांध। एक आपको दिख रहा होगा महानदी, महानदी पर एक है हीराकुंड। क्या है, हीराकुंड बांध। क्या है, हीराकुंड बांध, जो क्या है सबसे लंबा बांध है, आपको पता होगा। आप जरा बताओ कावेरी नदी पर कौन सा बांध है। आप कहेंगे सर कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कौन सा बांध है, मेट्टूर बांध है। आप जरा बताओ गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है, गोदावरी नदी पर बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर पोलावरम बांध है। कौन है, पोलावरम बांध। कौन सा बांध है भैया, पोलावरम बांध है। तो एक बार पुनः देख लेंगे, पेन्नार परियोजना किस नदी पर है, तो आपको पता है कृष्णा नदी पर है। इस पर और कौन सा परियोजना है, नागार्जुन परियोजना है। इसी नदी पर कौन सी बांध है, अलमाटी बांध। गोदावरी नदी आपके सामने दी गई है जिस पर पोलावरम बांध है। एक कावेरी नदी है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण आता है मेट्टूर बांध। और इस पर एक और आता है कृष्णा सागर बांध। ठीक, और एक है महानदी जिस पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। ठीक है भैया, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कहा गया है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलो बताओ भैया। तो आप कहेंगे सर यांगसी। इसका नाम है यांगत्सी क्यांग। इसका पूरा नाम क्या है, यांगत्सी क्यांग नाम है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, किसकी, विश्व की सबसे लंबी नदी,
विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? आपको पता है विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है नील नदी। ठीक है, और एक आपकी जो मिसौरी दिख रही है, ये आपको पता है एक होती है मिसिसिपी। ये क्या है? मिसिसिपी नदी की सहायक है, नदी की कोई क्या है? सहायक है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आया? जो मिसौरी है किसकी है? मिसिसिपी की है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा किसकी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की, यूरोप की सबसे लंबी नदी। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आई? यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? वोल्गा। और मिसौरी की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी की सहायक हो जाएगी। सॉरी, मिसिसिपी की सहायक क्या है? मिसौरी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। और यांगसी क्या है? यांगत्सी क्यांग जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए, अगला ये आपके प्रतिपादक हैं सुरेंद्रनाथ जेना, पुष्पा भूया और उमा शर्मा, शंकरन इब्रान थ्री। उनको बताना है कि किस नृत्य से ये संबंधित हैं। फटाफट बताएंगे ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो देख लो, ये जो सुरेंद्र जैना है, सुरेंद्र जैना का संबंध है, एक बार देख लो, सुरेंद्र जैना का जो संबंध है ये है ओडिसी से। किससे है? ओडिसी से है। सुरेंद्र जैना का संबंध ओडिसी से है, यानी पहले आएगा 4 नंबर, ए का 4। ठीक, उसके बाद देखो जो पुष्पा भूया है, पुष्पा भूया का संबंध भरतनाट्यम से है, तो बी का आ जाएगा 3। ठीक है भैया। उसके बाद देखो जो उमा शर्मा है इनका संबंध कथक से है। ठीक, तो सी का आ जाएगा 2। और आपको पता है कि जो शंकरन इब्रान थ्री हैं ये कथक कली से संबंधित हैं, तो यहां पर हो जाएगा डी का क्या? 1। तो 4 3 2 1 जिसमें होगा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आई? 4 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। फटाफट बताओ, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है भैया, आपको इसे क्या करना है? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, चलो, नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अगर हो जाएगा तो। चलो ऐसे ही बता दो, दिख रहा है ठीक से? बताओ, अब बताओ, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जरा देखो, आपको यहां दिल्ली दी गई है। क्या दी गई है? दिल्ली। ठीक है, क्या दी गई है? दिल्ली दी गई है। पहले दिल्ली दी गई है, पुनः पुदुचेरी, पुनः लक्षद्वीप, पुनः क्या दी गई है? चंडीगढ़ दी गई है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है इनमें जिससे जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है इनमें से वो कौन है? दिल्ली है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली, 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद कौन आता है? चंडीगढ़ आता है। कौन आता है भैया? चंडीगढ़ आता है। 2 नंबर आ जाएगा, सॉरी 4 नंबर आ जाएगा। क्या आएगा? 4। चंडीगढ़ के बाद क्या आता है?
पुदुचेरी आता है। क्या आता है? पुदुचेरी आता है। पुदुचेरी, पुदुचेरी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। उसके बाद 4 नंबर पे कौन? उसके बाद 3 नंबर पे आता है कौन? लक्षद्वीप। सबसे लास्ट में कौन आता है? लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप तीसरे नंबर पे है। तो 1 4 2 3 जिसमें होगा 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या भैया? ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है 5 का, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा भैया? पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो। आगे देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताना है, सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। ठीक, ये एड्रियाटिक सागर है, बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है, काला सागर है। इनका संबंध किस देश से है? आप फटाफट बताएंगे। फटाफट बताओ भैया, आंसर क्या हो जाएगा? चलो, कौन सबसे पहले इसका आंसर कर पाता है? करो जरा फटाफट, देख लेते हैं। चलो देख लो। अब आप देखो यहां पर, ये आपका जो एड्रियाटिक सागर है ये कहां पर है? इटली से संबंध रखता है। ठीक, जो आपका बाल्टिक सागर है ये पोलैंड से संबंध रखता है। ठीक है, तो देखो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। ठीक है भैया, ये जो आपका उत्तरी सागर है, जो आपका उत्तरी सागर है ये संबंध रखता है। देखो जो उत्तरी सागर है ये संबंध रखता है किससे? यूनाइटेड किंगडम से। तो सी वाले का हो जाएगा 4, 1 बचा डी, डी का हो जाएगा 1। तो देखो 2 3 4 1 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 2 3 4 1, तो यह आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 का 20 इन्होंने आंसर कर दिया, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अगला बताना है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट आप लोग बताएंगे कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है भैया, चलो बता दो। तो आपको पता है जो एपेक का फुल फॉर्म है वो क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। ये जो एपेक है, आपको पता है एपेक इसका स्थापना कब हुआ था? इसका क्या पूछ लेता है? स्थापना। तो एपेक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1989 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका अगर पूछ लेता है मुख्यालय कहां है, तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय कहां है भैया? सिंगापुर में है। इसका मुख्यालय कहां है? सिंगापुर में। इसके अलावा इसमें कितने देश सदस्य हैं? सदस्य देश अगर पूछ ले तो सदस्य देश जो इसमें हैं वो कितने हैं? 21 हैं। कितने सदस्य देश हैं भैया इसमें? 21। लेकिन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि क्या भारत शामिल है कि नहीं, तो इसमें भारत शामिल नहीं है। भारत शामिल नहीं है। क्या है भैया? भारत शामिल नहीं है। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आई? कितने सदस्य देश? 21, इसमें भारत शामिल नहीं है। 1989 ईस्वी में इनका स्थापना हो गया था और इनका मुख्यालय कहां है? सिंगापुर में है। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। आई बात समझ में? चलो अगला देख लो। कहा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, फटाफट बताओ। तो देख लो, ये तीर्थंकर दिए गए हैं। जैन धर्म में क्या होते थे? तीर्थंकर। जैन धर्म में क्या हुआ करते थे भैया? तीर्थंकर हुआ करते थे। तो देखो तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, जो ऋषभ देव थे,
जो ऋषभ देव थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था, बिल्कुल सही है। और ये प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। अगला जरा आप बता दो, अगला बताओ। कहा गया अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का घोड़ा, तो अरिष्टनेमी का घोड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि अरिष्टनेमी का घोड़ा नहीं, इनका था शंख। क्या था भैया? शंख था। और ये 22वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 22वें तीर्थंकर। ये कौन से नंबर के थे? 22 नंबर के तीर्थंकर थे। अगला पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है और ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें क्या थे? तीर्थंकर। ठीक है भैया। एक आपके महावीर जो हैं इनका भी क्या था? प्रतीक सिंह था। ये कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो याद रख लेना, ये आज आया करता है कि कौन सा, आप सीधा पूछ लिया जाता है कि जो महावीर हैं ये किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो आपको पता होगा महावीर सिंह 24वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें, अरिष्टनेमी 22वें। इनका जो है प्रतीक घोड़ा नहीं, क्या है? शंख है। और ऋषभ देव क्या है? सांड। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कृपया लाइक करते रहें सेशन को। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए क्या? आगे देख लो। कहा गया उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्ता के अंतर्गत कौन सा देश आता है? आपको बताना है इसके अंतर्गत कौन सा देश आता है। जल्दी जल्दी से बताएंगे। इसके अंतर्गत कौन सा देश आज आता है? तो आप कहेंगे मैक्सिको भी आता है, कनाडा भी आता है, अमेरिका भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नाफ्ता में कुल कितने सदस्य देश हैं? कुल इसमें 15 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 15 सदस्य देश हैं, जिनमें ये सभी शामिल हैं। आई बात समझ में? 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आई बात समझ में? अगला देखो। अगला बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सुमेलित नहीं है, ये बताएंगे। तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था, बिल्कुल सही है। और कब दिया गया था ये पता है आपको? 1913 में इन्होंने गीतांजलि, क्या था? गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ को किसके लिए दिया गया था? साहित्य के लिए दिया गया था। सीबी रमण को दिया गया था भौतिकी के लिए। किसके लिए दिया गया था? इनको भौतिकी के लिए दे दिया गया था। कब दिया गया था? सबसे पहले आपको पता है भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले इन्हीं को मिला था 1930 में। इन्हें मिला था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन जानते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इन्हें मिला था किसके लिए भैया? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। सही हो जाएगा क्या? हरगोविंद खुराना। क्या हो जाएगा? हरगोविंद जो खुराना है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये भौतिकी के लिए नहीं, इन्हें मिला था चिकित्सा के लिए। किसके लिए मिला था भैया? चिकित्सा के लिए मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था, जीन संश्लेषण के लिए। किस लिए? जीन संश्लेषण। समझ पाए बात यहां तक? किसके लिए मिला था? जीन संश्लेषण। अगला आपको दिख रहा होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मिला था किसके लिए? शांति के लिए। तो ये भी सही है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, फटाफट देख लो। 1913 में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला था सीबी रमण को भौतिकी में, और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए मिला था 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। एक मिनट भैया, ये किसके लिए मिला था? कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इन्हें मिला था। कृत्रिम
कृत्रिम जीन संश्लेषण, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न देख लो, किसके लिए दिया गया था? कृत्रिम जीन संश्लेषण। 11 नंबर बताओ क्या सही हो जाएगा? कहा गया है ये सूची है, रा है, आईबी है, सीबीआई है और इन सभी का क्या है, ये इधर फुल फॉर्म दिए गए हैं। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित करके बताना है कौन सा आ जाएगा। तो आपको पता है रा का मतलब होता है क्या? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी ए का 3 नंबर। आईबी का होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, बी का होता है कितना नंबर? 1 नंबर। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी का होगा 4 और एक बच्चा कौन? एनआईए, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डी का होता है 2। तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है? 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी आंसर कर दिया है उन सभी का बिल्कुल सही है। जिन्होंने क्या कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आंसर कर दिया है, उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, चलो अगला। कहा गया रुद्रम क्या है? बताना है रुद्रम क्या है। तो रुद्रम जो फर्स्ट है, ये आपको पता होगा, रुद्रम फर्स्ट एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो किसके द्वारा विकसित किया गया? विकसित किया गया किसके द्वारा? आप जरा बताओ, विकसित किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा विकसित कर दिया गया? ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। इसका जो प्रक्षेपण है वो ओडिशा के तट पर हुआ था, व्हीलर द्वीप पर। प्रक्षेपण कहां हुआ? जरा देखो, प्रक्षेपण इसका हुआ था ओडिशा तट के, ओडिशा तट के आपको पता है व्हीलर द्वीप पर। कहां पर? व्हीलर द्वीप पर। इसका लॉन्चर क्या था? आप जरा कमेंट करके बता दें। इसका लॉन्चर जरा आप फटाफट बता दें, लॉन्चर क्या था? लॉन्चर बता दीजिए। ठीक है, कोई बता सकता है क्या? तो देखो, इसका जो लॉन्चर था वो था सुखोई 30 MKI। यह एक क्या था? लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? सुखोई MKI है, इसका लॉन्चर क्या है? सुखोई 30 MKI। ठीक है भैया, समझ में आया? चलो आगे, किसने विकसित किया इसे? डीआरडीओ ने। एक क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्या है भैया? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ, ओडिशा तट, व्हीलर द्वीप, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। समझ में आया क्या? आगे देखो, आगे है प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्ड किस देश की हैं? आपको यह बताना है ये किस देश की हैं। ठीक है, तो ये किस देश की हैं आप बता सकते हैं। तो ये है बेल्जियम देश की। कहां की हैं? बेल्जियम देश की। कौन है? किसके बारे में बात किया गया है? जस्टिस हेनिन हार्ड, इनके बारे में बात किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। अभी तक इन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम, इन्होंने क्या? 7 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता, का खिताब अपने नाम किया, का खिताब अपने नाम किया। अभी तक इन्होंने क्या किया? 7 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम क्या कर लिया है? कर लिया है, ये जीत चुकी हैं।
7 ग्रैंड स्लैम क्या कर चुकी है, ये जीत चुकी है, जो कहां की है, बेल्जियम की है। चलो भैया आगे देखते हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं, आप सभी को पता है, ठीक। चलो आगे देख लो, ठीक। चलो अगला 14 नंबर बताओ, गार्डन रीच रिपब्लिडर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहां स्थित है। आपको यह बताना है ये कहां पर स्थित है, ठीक है। चलो देख लो, तो ये कहां पर स्थित है जरा बताओ, कहां है ये कहां है, कोलकाता में है। क्या है, कोलकाता में है, जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। क्या है, जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक युद्धपोत कंपनी है। गार्डन रीच प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग जो है ये क्या है, एक रक्षा मंत्रालय किसके, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक युद्धपोत है। एक क्या है, युद्धपोत कंपनी। क्या है भैया, एक युद्धपोत कंपनी है। तो ये कहां स्थित है, कोलकाता में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी आंसर कर दिया है उन सभी का बिल्कुल सही है। अगला देख लो, कहा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ किसे कहा जाता है। तो जरा देखो, आपको पता है जो अहमदाबाद है इसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है भैया, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दिल्ली को कहा जाता है 7 टापुओं का देश। क्या कहा जाता है, 7 टापुओं का देश कहा जाता है, ठीक। कोयम्बटूर, इसे दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर। और कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता है अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर क्या है ये जान लो। मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक शहर जो पूरी दुनिया में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक शहर है जो पूरी दुनिया में किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। देख लो मैनचेस्टर है क्या, मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है। क्या है, इंग्लैंड का शहर जो पूरी दुनिया में सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, सूती वस्त्र के लिए विख्यात, ठीक है। आगे देख लो, आगे बताना है किस समकालीन चित्रकार के महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। बताओ जरा, तो देख लो, कहा गया किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो किसने बनाई थी, अतुल डोडिया। किसने बनाई थी भैया, अतुल डोडिया ने बनाया था। तो जिन्होंने 17 नंबर का डी आंसर कर दिया है उन सब, सॉरी 16 नंबर का डी जिन्होंने आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। अगला प्रश्न देख लो, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहां स्थित है। तो आप सभी को पता है कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है भैया, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या आई क्या,
आई क्या, ठीक है। अगला देख लो, कहा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी। तो क्या आई थी भैया, भारतीय अनुसंधान और क्या, प्रयोगशाला। क्या आई थी, भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आया था ऑप्शन नंबर 1, जो कहां है, अहमदाबाद में। जो कहां है, अहमदाबाद में स्थित है। इसका स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर साराभाई ने किया था 1947 ईस्वी में। स्थापना कब किया था इसका, किसने किया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और कब किया था, 1947 में किया था। क्या यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई? किसने किया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई 1947 ईस्वी में। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो कहां पर है, अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न देख लो भैया, कहा गया 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? बताना पड़ेगा इसका लेखक कौन है। कौन है इसका लेखक भैया, फटाफट बताओ। चलो, तो हो जाएंगे कौन, अमीश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो, अगला देख लो और क्या हो सकता है। चेतन भगत क्या लिखे थे, वन अरेंज्ड मर्डर लिखे थे। चेतन भगत क्या लिखे थे, वन अरेंज्ड मर्डर। अरेंज्ड क्या, मर्डर। इसको किसने लिखा था, चेतन भगत ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, चेतन भगत ने लिख दिया था। और डेली इंस्पिरेशन किसने लिखा था, डेली इंस्पिरेशन ये किसका है, ये है रॉबिन शर्मा का। तो इतनी बात समझ में आई। रॉबिन शर्मा ने क्या लिखा, डेली इंस्पिरेशन, और चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका 17 में ये प्रकाशित जो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला था, किसने लिखा था, अमीश त्रिपाठी ने लिखा था। अगला देखो, कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया है? आपको बताना है। ये जो पीबी सिंह है, मोरारजी देसाई है, चरण सिंह है, मनमोहन सिंह है, इनमें से किसको दिया गया था भारत रत्न? जरा बताओ किसको दिया गया था? तो इसमें से आपको पता है मोरारजी देसाई को दिया गया था। किसको दिया गया था, मोरारजी देसाई को दिया गया था। क्या, भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था, 1991 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1991 ईस्वी में दिया गया था। ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। क्या होता है, भारत का सर्वोच्च, क्या होता है भैया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। कौन है, भारत रत्न। किसको मिला था, मोरारजी देसाई को मिला था। एक है आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें कब मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था मरणोपरांत। राजीव गांधी को भी इसी सन में मिला था, 1991 में ही। किसको मिला था, 1991 में भी किसको मिला था, राजीव गांधी को भी मिला था। इसी वर्ष किसको मिला था, राजीव गांधी को भी मिल गया था क्या, भारत रत्न मिल गया था। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं
सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे हैं जिनको कब दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया था। कब दिया गया था भैया? मरणोपरांत। और गुलजारी लाल नंदा को 1997 में दिया गया था। इनको भी दिया गया था, देख लो, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, इनको दिया गया था कब? 1997 में। क्या दिया गया था भैया? भारत रत्न दिया गया था। याद रहेगा, आपसे पूछ लिया जाए अगर लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था, तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। कब? 1966 में। तो आशा करते हैं आपको यह सारी जानकारी जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए अगर यह जानकारी हेल्पफुल है तो आप जीएस के सेशन को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।